आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा कितनी होती है और वह किस प्रकार से बनता है, ब्लड का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, लेट स्टार्ट द वीडियो। हम जानेंगे ब्लड यानी कि रक्त, और इसको उर्दू भाषा में लहू कहा जाता है। रक्त को उर्दू भाषा में लहू कहा जाता है। और रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है या उसे सेरोलॉजी। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का जो अध्ययन होता है वह हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम जानेंगे रक्त होता क्या है, रक्त कैसे निर्माण होता है। रक्त प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह कोलाइड है? कैसे हम जानेंगे कि रक्त कोलाइड है? जब हम रक्त को छन्नी द्वारा छानते हैं, जब हम रक्त को छन्नी द्वारा छानते हैं तो उसका संपूर्ण पदार्थ यानी कि संपूर्ण रक्त छन्नी से बाहर नहीं जाता। हमारी बॉडी में जो रक्त उपस्थित होता है उसको जब हम छन्नी से छानते हैं तो वो ब्लड संपूर्ण ब्लड छन्नी से अलग नहीं होता, यानी कि छन्नी द्वारा संपूर्ण ब्लड नहीं निकलता। उसके कुछ पदार्थ या ब्लड के कुछ कण, उसके कुछ पदार्थ या ब्लड के कुछ कण छन्नी के ऊपर ही चिपक जाते हैं, छन्नी के ऊपर ही चिपक जाते हैं। इस प्रकार से छन्नी के ऊपर चिपकने से हम पता लगा सकते हैं कि यह एक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब जानेंगे ब्लड संयोजी ऊतक, ब्लड के संयोजी ऊतक के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में, जो ह्यूमन बॉडी में स्वतंत्र रूप से टहलता रहता है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ह्यूमन बॉडी के सभी अंगों में रक्त वाहिनियों द्वारा तैरता रहता है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि तरल को बोलेंगे फ्लूइड और संयोजी को बोलेंगे कनेक्टिंग, ऊतक को बोलेंगे टिश्यू। इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान 7.5। ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.5 होता है। इसलिए ब्लड एक क्षारीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? ब्लड एक क्षारीय पदार्थ, ब्लड क्षारीय होता है। जो ब्लड पाया जाता है वो अपारदर्शी होता है। ब्लड एक अपारदर्शी होता है। ब्लड के आर्क इस पार से उस पार की चीज़ों को नहीं देख सकते ब्लड से। ब्लड एक अपारदर्शी होता है। अब जो मेल होते हैं, जो मेल होते हैं उसमें ब्लड की मात्रा यानी कि मेल में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर, यानी कि मेल में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर पाई जाती है। मेल में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर पाई जाती है, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा मेल की
मात्रा से कुछ कम होती है, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा मेल की मात्रा से कम होती है, यानी कि 5 लीटर। लगभग फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड की संपूर्ण मात्रा कितनी होती है फीमेल में? 5 लीटर, और मेल में होती है 5.5 लीटर। मेल में ब्लड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मेल फीमेल से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं, यानी कि वो कुछ अधिक मेहनत कर सकते हैं, जबकि फीमेल इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती है। अब जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन, मेल में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन मेल में हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जो पैथोलॉजी लैब होती है, जब हमारा ब्लड टेस्ट करने के लिए जाता है, यानी कि जब ब्लड का टेस्ट होता है, तब उसकी मात्रा यानी कि तब उसको ग्राम पर डेसीलीटर यानी कि डेसीलीटर में मापते हैं। ब्लड को मापने का पैमाना होता है डेसीलीटर, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है, जबकि फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाएगी। फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम पर डेसीलीटर और ब्लड 5 लीटर होता है। मेल में 5.5 लीटर ब्लड और हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो मेल होते हैं उनमें आयरन अधिक पाया जाता है। मेल में आयरन की मात्रा यानी कि Fe की मात्रा अधिक होती है। जब हीमोग्लोबिन अधिक होगा तो Fe यानी कि आयरन भी अधिक होगा। मेल में आयरन अधिक होता है, जबकि फीमेल में आयरन की मात्रा कुछ मेल की अपेक्षा कम पाई जाती है, मेल की अपेक्षा कम पाई जाती है। अब हम जानेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण जब एक वयस्क मनुष्य होता है तब उसमें ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक वयस्क मनुष्य में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब कोई मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तब उसका ब्लड का निर्माण कहाँ पे होगा? क्योंकि भ्रूण अवस्था में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो बहुत कोमल होती हैं या लचीली होती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी हड्डियाँ बहुत कोमल होती है, इसलिए वहाँ पर ब्लड का निर्माण नहीं हो पाएगा। ब्लड का निर्माण होता है जब भ्रूण अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ पे? यकृत में होता है, यकृत में। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण यकृत में होता है और वयस्क अवस्था में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब जो हमारा ब्लड बन करके तैयार हो गया, अब हमारा ब्लड बन गया, अस्थि मज्जा के माध्यम से ब्लड बन गया, अब वो स्टोर कहाँ पे होगा? रुकेगा कहाँ पे? जो हमारी उदर गुहा के कुछ नीचे एक प्लीहा पाई जाती है। उदर गुहा के नीचे क्या पाया जाता है? प्लीहा पाई जाती है। प्लीहा में ही ब्लड का स्टोर होता है, ब्लड का स्टोर होता है, यानी कि प्लीहा में ही ब्लड एकत्र
उम्र होता है। और जब हमारे ब्लड की यानी कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड की जब पूरी उम्र हो जाती है, यानी कि जब ब्लड मर जाता है, जब ब्लड डेड हो जाता है, तब वो प्लीहा में ही जा कर के रुकता है, यानी कि प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी की ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाएगा और प्लीहा को ही ह्यूमन बॉडी का ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को ही कब्रिस्तान भी बोला जाएगा। कब्रिस्तान क्यों बोला जाएगा? क्योंकि जो डेड हो जाते हैं, जो हमारे रक्ताणु डेड हो जाते हैं, रुधिराणु डेड हो जाते हैं, वो प्लीहा में ही जा कर के एकत्र हो जाते हैं, इसलिए इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी बोला जाएगा। प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक, अब परिसंचरण तंत्र, जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही हम ब्लड को पढ़ते हैं। जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंतर्गत ही ये ब्लड आता है, परिसंचरण तंत्र में ही हम ब्लड को पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ब्लड के कार्य। ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड कार्य क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ब्लड का कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना। ब्लड का कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण करना। अब जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वह ताप का नियंत्रण कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में, वो ह्यूमन बॉडी के शरीर में निरंतर चलता रहता है, निरंतर गति करता रहता है, रुधिर वाहिनियों के द्वारा निरंतर चलता रहता है। उससे निरंतर चलने से उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलेंगे ताप, उसी को हम बोलेंगे ताप। ठीक है, जैसे कि हम उंगलियों हथेलियों को कुछ देर तक रगड़ते हैं, कुछ देर तक रगड़ने के बाद जो हमारी हथेली हो जाती हैं वो गर्म हो जाती हैं। गर्म क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो हमारी हथेलियों में ब्लड होता है, जो हमारी हथेलियों में रक्त पाया जाता है, उसको ऐसे मसलने से रक्त में कुछ घर्षण होगा, घर्षण से गर्म होगा। इससे पता लग सकता है कि जो ब्लड होता है वो ताप का नियंत्रण भी करता है। अब दूसरा कार्य आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, जो हमारी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया होती है और अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया होती है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। जो ह्यूमन बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको ब्लड अपने साथ लिए घूमता है। उत्सर्जी पदार्थों को ब्लड अपने साथ लिए घूमता है। और जो किडनी होती है, यानी कि जो वृक्क होते हैं, वृक्क किडनी होती है, उसके पास लेकर के पहुंच जाता है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वृक्क के पास लेकर के ब्लड पहुंच जाता है। तो ब्लड में से जो ये उत्सर्जी पदार्थ है वृक्क अवशोषण कर लेगा। वृक्क जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको अवशोषित कर लेता है, यानी कि डायलिसिस की क्रिया द्वारा अपनी ओर खींच लेता है और ब्लड को कह देता है तुम जाओ और दूसरे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो उनको लेकर के आओ। तो जो वृक्क होते हैं, यानी कि जो किडनी होती है, वो उत्सर्जी पदार्थों को
त्याग कर देती है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ ह्यूमन बॉडी से निकल जाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं वो ह्यूमन बॉडी से निकल जाते हैं। अब आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। ब्लड होता है जो हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। ब्लड एक लिक्विड होता है, ब्लड एक तरल होता है, उसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं वहाँ वो हार्मोन्स भी ब्लड में मिल जाते हैं और वो वहाँ तक ब्लड के साथ में चले जाते हैं। जिन अंगों को हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वो अंग हार्मोन्स को ब्लड से ले लेते हैं, वो अंग हार्मोन्स को ब्लड से ग्रहण कर लेते हैं। अब आता है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन। जो रक्त होता है, लहू होता है, ब्लड होता है, वो पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। अपने साथ सभी पोषक तत्वों को लेकर के घूमता है, अपने साथ सभी पोषक तत्वों को लेकर के घूमता है। जिस अंग को जिस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है वो ब्लड से ग्रहण कर लेते हैं, वो अंग ब्लड से ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ गैसों का भी परिवहन करता है। जो रक्त होता है वो गैसों का भी परिवहन करता है। रक्त O2 और CO2 का भी परिवहन करता है, यानी कि अपने साथ O2 को ले जाता है और CO2 को निकालता है। फेफड़े केवल एक टंकी नुमा फेफड़े केवल एक टंकी का कार्य करते हैं जो कि स्टोर करते हैं हवा को। जो वायु होती है, जो O2 होती है, उसको केवल फेफड़े स्टोर करते हैं। और परिवहन का कार्य, जो परिवहन का कार्य होता है वो हमारा ब्लड ही करता है, यानी कि रक्त ही परिवहन करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रक्त बनता कैसे है। बन तो गया वो अस्थि मज्जा में, अब उसमें होता क्या क्या है। जैसे ये हो गया रक्त। रक्त को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? रक्त को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो रक्त का 60% भाग होता है। प्लाज्मा कितने परसेंट? रक्त का 60% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त में 60% पाई जाती है। और दूसरे पे आता है रुधिराणु। रुधिराणु 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 की मात्रा 40% पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में जो रक्त पाया जाता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा होती है 60% और रुधिराणु की मात्रा होती है 40%, यानी कि 40%। ठीक, अब जो प्लाज्मा होता है उसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। उसमें प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है, यानी कि रक्त का पहला भाग 60% प्लाज्मा पाया जाता है और 40% रुधिराणु पाए जाते हैं। 40% रुधिराणु पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा 60% होती है उसमें प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है जो रक्त होता है, जो रक्त होता है इनमें कुछ गाढ़ापन देना, यानी कि रक्त को गाढ़ा बनाए रखना। रक्त, ये दोनों प्रोटीन रक्त को 4 से 5% तक गाढ़ा करते हैं। क्या करते हैं? 4 से 5% तक गाढ़ा बनाए रखती हैं ये प्रोटीन। अगर इन प्रोटीनों को, अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को प्लाज्मा से अलग कर दे,
अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाल दें तो इसमें कुछ हल्का, प्लाज्मा में कुछ हल्का पीलापन आ जाता है, क्योंकि ये पीला तो होता ही है और कुछ हल्का पीलापन आ जाता है क्योंकि ये प्लाज्मा को गाढ़ा रखते हैं। अगर इनको अलग कर देते हैं तो प्लाज्मा कुछ तरल हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लाज्मा कुछ तरल हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है। इनके कार्य, मुख्य कार्य होता है कुछ गाढ़ा कर देना, ब्लड को कुछ गाढ़ा बनाए रखना। ठीक, अब आते हैं हम रुधिराणु। रुधिराणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, अब मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब हम रुधिराणुओं के बारे में जानेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में जानेंगे कि ये ब्लड में किस प्रकार से कार्य करते हैं। ब्लड में किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब जैसे पूछ सकते हैं कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? प्लाज्मा की कि रुधिराणु की? प्लाज्मा की कि रुधिराणु की? तो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा प्लाज्मा की पाई जाती है क्योंकि यह 60% होती है, जबकि रुधिराणु केवल 40% ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे रुधिराणुओं के बारे में। रक्त को मुख्यतः कितने 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा के बारे में हमने जान लिया, इनमें प्रोटीन पाई जाती है जो गाढ़ा बनाए रखती है। अब हम जानेंगे रुधिराणु। आरबीसी के बारे में जानेंगे। आरबीसी को इंग्लिश में इरीथ्रोसाइट, क्या बोलेंगे? इरीथ्रोसाइट। आरबीसी को इरीथ्रोसाइट बोलेंगे। रेड ब्लड कॉर्पस, इरीथ्रोसाइट। जो आरबीसी पाई जाती है, जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, उसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होगा तो उसमें केंद्रक में ही डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में ही डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। अगर किसी को केंद्रक क्या होगा? अनुपस्थित। अगर किसी को हमारे ब्लड का निकाल कर दे दिया जाता है तो उससे हमारे पैतृक कौन है, इनके बारे में, यानी कि आनुवांशिक गुणों के बारे में नहीं जान पाते हैं क्योंकि ये इसमें केंद्रक विहीन होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। जब केंद्रक उपस्थित नहीं होगा तो डीएनए व आरएनए नहीं मिलेंगे। जब डीएनए और आरएनए नहीं मिलेंगे, डीएनए और आरएनए को ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। अगर डीएनए और आरएनए नहीं मिलेंगे आरबीसी में तो आनुवांशिक गुणों की जांच नहीं हो सकती, यानी कि आरबीसी से हम आनुवांशिक गुण नहीं जान सकते। आरबीसी में लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है। क्या? लाइसोसोम। आरबीसी में लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। अब जो आरबीसी होती है, इनका जीवन काल 120 डे, यानी कि जो हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, हमारे ब्लड में रुधिराणुओं में आरबीसी पाई जाती है, उनका जीवन काल यानी कि वो केवल 120 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। जो आरबीसी उपस्थित होती है वो केवल 120 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं।
आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है वो रुधिराणु का कितना 95% भाग होती है। आरबीसी रुधिराणु का कितने 95%। आरबीसी रुधिराणु का 95% भाग होती है और इसका जो आरबीसी पाई जाती है वो हमारी बॉडी में 50 लाख आरबीसी के कण कितने होते हैं 50 लाख। आरबीसी 50 लाख पाई जाती है हमारी बॉडी में। ब्लड में जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणुओं में जो आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। आरबीसी की संख्या क्या होती है 50 लाख। आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। जो हीम होती है, जो ये हीम है ये एक रंगा पदार्थ है, यानी कि हीम का रंग होता है लाल और ग्लोबिन एक क्या है प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। आरबीसी में आरबीसी का रंग यानी कि हीम के कारण ही लाल होता है, जो केवल कशेरुकियों में ही पाया जाता है। हीम के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। यह पदार्थ यानी कि हीम केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है, यानी कि कॉर्डेटा संघ में जो जंतु आते हैं उनमें पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा रुधिराणु का भाग, पहला भाग आरबीसी। इसकी मात्रा कितनी होगी 50 लाख पाई जाएगी। इनका जीवन काल कितना होगा 120 दिन। इनका केंद्रक क्या होगा अनुपस्थित, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अब हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? जो श्वेत रुधिराणु होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ब्लड में जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा डब्ल्यूबीसी। क्या बोला जाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब जो डब्ल्यूबीसी होती है इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जब हम किसी डॉक्टर को अपना ब्लड देते हैं तो जो सीरम होता है, सीरम से ही सभी जांचें होती हैं। सीरम से ही सभी जांचें होती हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होगा। केंद्रक उपस्थित होगा तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होंगे। जब आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होंगे तो हम इनके आनुवांशिक गुणों के बारे में पता लगा पाएंगे।